अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे दूसरी जो ऑप्शन है लॉजिकल एरर। तो सिंटैक्स एरर तो इजी है क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो आपका सिंटैक्स एरर के बगैर बिल्कुल ही नहीं चलता है। तो सिंटैक्स एरर के बगैर कोड तो यानी प्रोग्राम चलता ही नहीं है इनिशियली। तो जब डेवलपर ऐप बना रहा है तो अगर उसका बिल्कुल ही नहीं चलेगा तो वो आगे तो नहीं उसको लाइव नहीं कर सकेगा, टेस्टर्स को नहीं दे सकेगा। तो वो तो इजी है उसको फिक्स करना। लेकिन जो ये लॉजिकल एरर होते हैं ना तो उनको फिगर आउट करना मुश्किल होता है, उसको समझना कि गलती कोई कर ली है हमने। यूजुअली पहले जब हम कोड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम इंक्रीमेंटल वेरिएंस में कोड करते हैं। डेवलपर जब कोड करते हैं तो लेट्स सपोज अगर आपने 2 लाइनें कोड की है या 2 फाइलें कोड की है तो वो आपका आपके नाम के साथ चेंज विजिबल होता है कि ये पर्टिकुलर 2 या 3 लाइनें हैं जो मतलब क्लियरली इसमें नज़र आ रहा है कि ये किस पर्सन ने कोड किया है। तो अगर आपने कोई कोड किया है तो आप उसको दूसरे पर्सन को देते हो जिसमें जो आपका पीयर डेवलपर है यानी जो आपके साथ काम करता है उस प्रोजेक्ट पे, वो पहले रिव्यू करता है, फिर टीम लीड वगैरह रिव्यू करता है, फिर वो आपकी पीआर जो है वो मर्ज होती है। उसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज हम कोई भी अगर ऐप खोलें, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट.जेएस की गिटहब खोलते हैं तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट में जो इश्यूज हैं वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने इसने जो है ये पुल रिक्वेस्ट जो है क्रिएट की है, कोई एक हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अब इसमें इसने क्या चेंजेस किए हैं, वो फाइल चेंजेस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये नज़र आ रहा है। यानी पहले कोड इस तरह से लिखा हुआ था, उसको चेंज करके इसने इस तरह से लिख दिया है। तो ये विजिबल आता है कलर्ड से, जो रेड है वो मतलब डिलीट हुआ है इस फाइल से चेंज, और जो ग्रीन है वो मतलब ऐड हुआ है। तो इस तरह से जो दूसरा डेवलपर है वो रिव्यू कर सकता है इस कोड को और अपना फीडबैक शेयर कर सकता है कि ये कोड सारा ठीक है या ये कोड गलत है। तो इंसान यानी दूसरे डेवलपर्स का डेवलपर ही कोड रिव्यू करते हैं यूजुअली, जिसको हम पीआर रिव्यू यानी पुल रिक्वेस्ट रिव्यू भी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि आपने कोई काम किया है, आप उसकी पीआर बनाओगे, यानी आप उसकी एक इस तरह की पुल रिक्वेस्ट जनरेट करोगे जिसमें ये पता लगता है हमें। पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, उसमें हमें ये पता लगता है कि आपने कौन कौन सी एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन सी फाइलों को डिलीट किया है, कौन सी फाइलों को ऐड किया है, कौन सी लाइनें चेंज की हैं, उससे हमें सारी विजिबिलिटी आती है। तो उसके लिए फिर जो उनके लॉजिकल एरर है तो कंप्यूटर तो उसको फाइंड नहीं कर सकता है, तो इंसान फिर कोड रिव्यू करते हैं। वो रिव्यू करता है कि ये जो लाइनें ऐड की हैं आपने, ये डिलीट की हैं, ये कोई ऐसा सर्कमस्टांस पैदा तो नहीं करेंगी जिससे कोई एरर आ सकता है। तो खुद से यानी इंसान जज करता है इस बात को। तो इसी तरह लेट्स जितने भी बड़ी ऐप्स हैं उनमें जब कोई हम जैसे फेसबुक में या व्हाट्सएप में कोई नए फीचर देखते हैं तो उनकी इस तरह की पीआर डेली बेसिस पे बन रही होती हैं, रिव्यू हो रही होती हैं, और उसमें वो चेंजेस और बग पहले अर्ली बग कैच कर लेते हैं। फिर भी कोई ना कोई बग आ जाता है एंड यूज़र के पास, लेकिन कोशिश करते हैं डेवलपर कि एंड यूज़र से पहले पहले उसको पकड़ लें बग को। तो इसके बड़े स्टेजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले जब कोई आपने टास्क परफॉर्म करना है तो उसकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद उसका स्प्रिंट बनता है, स्प्रिंट के बाद आप उस पर काम करते हो छोटे छोटे वेरिएंट्स में, फिर वो छोटे छोटे वेरिएंट का जो कोड होता है उसकी पीआर दूसरे डेवलपर रिव्यू करते हैं, फिर उसको वो चला के रन करके देखते हैं कि ठीक चल रहा है, कोड देखते हैं ओके है, फिर उसको वो मर्ज करते हैं। मर्ज करके एक इन्वायरमेंट होता है स्टेजिंग इन्वायरमेंट, यानी एक सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 इन्वायरमेंट होते हैं, उसके 3 डिफरेंट शेप्स होते हैं। एक डेवलपर्स के लिए होता है और एक टेस्टर के लिए होता है और एक एंड यूज़र यानी जो एक्चुअल लाइव यूज़र है उनके लिए होता है। तो जो डेवलपर है उसने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में टेस्ट कर लिया कोड, फिर वो उसको स्टेजिंग इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हैं ताकि टेस्टर उसको टेस्ट कर सके। तो वो टेस्टर जब उसको टेस्ट करते हैं फिर वो जो फीचर हम बनाते हैं उसको वो अच्छी क्रिटिकल तरीके से देखता है, कोई उसको बग तो इसके अंदर नहीं मिला या कोई इशू तो इसके अंदर नहीं मिला। अगर उसको कोई बग या इशू मिलता है तो वो उसको दोबारा से उसको फिक्स कराता है, फिर उसकी नई पीआर बनती है, फिर कोड रिव्यू होता है, फिर मर्ज होता है। तो वो ये साइकिल है जो चलता रहता है अनटिल के फीचर 100% तसल्ली हो जाए कि सही चलेगा।
जब 100% हो जाता है फिर वो लाइव यानी स्टेजिंग इन्वायरमेंट से फिर हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या लाइव इन्वायरमेंट के अंदर शिफ्ट करते हैं कोड, फिर आम यूज़र्स को वो कोड नज़र आता है। अच्छा, ये तो छोटी कंपनीज की प्रैक्टिस है। जो फेसबुक या व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनीज होती हैं, इसके अंदर रिव्यू के प्रोसेस के अंदर 8-10 लोग होते हैं जो डिफरेंट लेवल पे रिव्यू करते हैं, डिफरेंट लेवल पे। फिर कोई फीचर जो है वो एक्चुअल कोड मर्ज होता है। जहाँ भी क्रिटिकल, जैसे बैंकिंग की ऐप्स हैं जहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो उसके कोड को बहुत क्रिटिकली यानी डिफरेंट लेवल्स पे देखा जाता है। लेकिन जब हम कोई नई ऐप बना रहे हैं, कोई छोटा मोटा ऐप बना रहे हैं, नया ऐप बना रहे हैं, तो अभी जो रिसेंटली हमें देखा है कि वो एआई आने के बाद चूँकि बल्क ऑफ कोड तो एआई जनरेट कर रहा है, 95% या समझिए 98% कोड एआई जनरेट कर रहा है अभी। तो अभी 90% अगर कोड एआई जनरेट करेगा तो उसको इंसानों को रिव्यू करना उसके लिए तो मुश्किल है। देखो ना, उसने 500 फाइलें इकट्ठी लिख दी हैं, अब 500 फाइलें कौन रिव्यू करे बैठ के? तो वो अब हमें डिफ़िकल्टी हो रही है एआई के कोड को रीड करने में। अच्छा, पहले नहीं ऐसा होता था क्योंकि जो पहले डेवलपर की प्रोडक्टिविटी लेवल था वो बहुत कम था। यानी अगर आपने 200, 400, 500 लाइन ऑफ कोड लिख ली है तो आपने बहुत अच्छा काम किया एक दिन में, तो उसको रिव्यू करना भी आसान है एज़ कम्पेयर टू अब 1000 फाइलें, उनमें लाखों लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, उसको रिव्यू करना मुश्किल है। तो इसलिए अब क्या हुआ है, इसका सलूशन भी अब एआई ने खुद ही दिया है, उसको हम बोर्ड बोलते हैं। अब वो क्या करता है, वो यानी जैसे अब ये वाला है ना, उसने ये लाइन देखी, इधर कमेंट ऐड कर दिया, तो वो क्या करता है, जैसे एआई वो देखता है कि यार ये आपने चेंजेस किए हैं इसमें, फॉर एग्जांपल ये लाइन आपने रिमूव किया, ये लाइन ऐड किया, ये रिमूव किया, ये ऐड किया, तो उसकी वो अगर कुछ इश्यूज में मिलता है तो उसको वो आपको पहले से जज करके बताता है कि इसमें ये एक्सपेक्टेड इशू हो सकता है। यानी जैसे आप पीआर रेज करोगे तो बहुत सारे उसमें कमेंट एआई डाल देगा कि उसको ये भी लग रहा है गलत है, ये भी लग रहा है गलत है, ये भी लग रहा है सही है, ये गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए। तो उससे भी क्या होता है, अगर उसमें कोई एरर्स हमें मिल गए हैं तो फिर वो एआई से या खुद आप रिजॉल्व करो, ताकि जब वो सारे एरर रिजॉल्व हों फिर कोड मर्ज हो। तो एक सेटअप जो है वो बीच में ट्रांजिशन एआई की आ रही है, लेकिन स्टिल उसको मर्ज करने के बाद तो डिटेल में क्यूए करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो स्किल इस वक्त सबसे प्रोमिनेंट है ना मार्केट के अंदर, जो सबसे हॉट है, वो क्यूए की फील्ड बनती जा रही है। उसकी रीज़न क्या है कि पहले क्या होता था कि आप एक फ़ीचर को या एक सॉफ्टवेयर को सालों में बनाते थे, तो उसको क्यूए करना इतना, मतलब एक चीज़ बनी है उसमें बड़ा टाइम होता था, ओनर के पास भी टाइम है, प्रोडक्ट मैनेजर के पास, क्यूए वाले, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, सबके पास टाइम है उसको टेस्ट करने के लिए। अब क्या हो रहा है, जो चीज़ साल में बननी थी वो एक हफ्ते में बन रही है। अब उसको टेस्ट करने की स्पीड कितनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। यानी चूँकि एआई तो बल्क में काम कर रहा है, उसकी तो कोई नहीं, मतलब उसका कोई टाइम स्पैम ही नहीं है, तो अब उसको टेस्ट करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसको टेस्ट करना, समझना, सारी प्रोडक्ट को देखना, क्यूए करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। यानी इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो बढ़ रही हैं डे बाई डे। ऐसा बंदा जो पूरे प्रोडक्ट को समझ के कि हम क्या बना रहे हैं उसको जज कर सकता है, उसको क्यूए कर सकता है, उसको समझ सकता है ये सही बना है या गलत बना है। क्योंकि बनाया तो एआई ने, तो अल्टीमेट उसके ऊपर कोई जज होना चाहिए ना, जो फैसला करे सही बना है गलत बना है, या जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये वही चीज़ बनी है या नहीं बनी। तो उस चीज़ को उसने काफ़ी जो है ना वो पुश किया। यानी उसकी वैल्यूज़ अब ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट के अंदर करंटली। लेकिन इस तरह के बोर्ड काफ़ी हैं, ये कर्सर ने अपना बग बोर्ड दिया है, और बहुत सारे हैं जो पीआर को रिव्यू कर रहे हैं। तकरीबन हम खुद का भी बना सकते हैं एक बोर्ड जो एआई को यूज़ करे और फिर डिटेक्ट करे कि ये चीज़ कोड जो होना चाहिए था ये नहीं। लेकिन चूँकि एआई ने कोड लिखा है, एआई उसको वो देख रहा है, तो चांसेस ऑफ बग जनरेशन ज़्यादा हैं अभी। यानी यूजुअली मतलब जब हम कोड मर्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बग्स आने की रेशो है वो पुराने से ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि अब इंसान की जो इनपुट है पूरे प्रोसेस के अंदर वो बहुत कम होती जा रही है। मतलब बग इस तरह नहीं है कि पहले इंसान जो है वो बड़े छोटे छोटे बग भी करते थे, जैसे आपने इनपुट लगाई है तो प्लेस होल्डर नहीं लगाया, आपने पासवर्ड लगाया तो उसको हाइड ही नहीं किया। यानी वो इंसान छोटी छोटी गलतियाँ भी करते थे। अब एआई एटलीस्ट वो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करता, लेकिन हाँ कोई बड़ा ब्लंडर कर देता है, उसको समझना, उसको डिबग करना, उसको देखना फिर थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो टेक्निकली एक बंदा हमें अब ऐसा चाहिए जो कि स्पीड ज़्यादा है, तो हर टाइम वो टेस्ट करता रहे ताकि उसके अंदर कोई भी इश्यूज़ जो हैं हमें नज़र ना आए।
तो लॉजिकल एरर जो हैं वो तो हमारे इसी पर्पज़ से जो हैं वो सॉल्व होते हैं कि या इंसान देखते थे पहले, अब एआई बोट वगैरह हैं वो देखेंगे, वो समझेंगे, वो बताएंगे कि कोई लॉजिकल एरर आ सकता है, या फिर लास्ट पे मैनुअल टेस्टिंग है कि आप मैनुअली टेस्ट करते हो या सिस्टमेटिकली टेस्ट करते हो, तो टेस्टिंग से लॉजिकल एरर पकड़ा जाता है। या फिर भी नहीं पकड़ा गया, फिर एंड यूज़र तो बता ही देगा, जो उसको यूज़ कर रहा है तो उसको इशू आएगा तो वो फिर बताएगा कि मुझे इस सॉफ्टवेयर के इस हिस्से में ये वाला एरर नज़र आ रहा है, कोई कैलकुलेशन का एरर है या वटेवर एरर है, तो वो फिर उस पर शोर डालता है, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हमारे सिस्टम में लॉजिकल एरर आ गया। अच्छा, लास्टली हमने जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है रन टाइम एरर। उसका मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, तो उसमें एक्सपेक्टेड एरर आ सकता है, चलते चलते एरर आ सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी मशीन में चल रहा है तो मेरी मशीन हैंग हो जाती है, मतलब एक चीज़ सही चल रही है, चलते चलते हैंग हो गई, तो अब कोड तो नहीं चल रहा ना, तो उसमें कोई ना कोई एरर तो आ गया टेक्निकली। फिर जी मेरा चलते चलते इंटरनेट बंद हो गया, अब सॉफ्टवेयर सारा चल रहा है, चलते चलते इंटरनेट बंद हो गया, तो अब ये तो पॉसिबल है ना, ये तो किसी भी कोड के साथ हो सकता है कि इंटरनेट बंद हो सकता है। फिर मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, चलते चलते कोई माइट भी कुछ सॉफ्टवेयर की अपडेट ऐसी आ जाती है जिससे कंपैटिबिलिटी नहीं है मेरे सॉफ्टवेयर की, फिर भी कोई एरर आ सकता है। तो यानी एरर आने के रन टाइम पे भी बहुत सारे डिफरेंट चांसेस होते हैं और उसको हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, ऐसे जो एरर्स होते हैं उनको यूज़र को ही बताया जाता है टेक्निकली। अब दो ऑप्शन है, अगर हम एरर को टैकल नहीं करते हैं तो डायरेक्टली ऐप को ही क्रैश कर देता है एरर। मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप रन टाइम एरर को पकड़ते नहीं हैं तो जैसे ही वो एरर आएगा तो पूरी ऐप बंद हो जाएगी चलनी, समझ रहे हो, वो पूरी ऐप ही चलना बंद हो जाएगी। तो क्रैश आ जाता है ना, जब क्रैश आता है, जैसे कार चल रही है और कार में क्रैश हो जाए तो चलना तो बंद हो जाएगी ना, वो फर्दर तो नहीं चलेगी ना वहाँ से। तो इसी तरह अगर कोड चल रहा है और चलते चलते कोई क्रैश आ जाता है तो पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। अब इसके कुछ उन्होंने तरीके बताए हैं कि आप इस तरह के कोड के ऐसे स्निपेट बोलते हैं चंक्स ऑफ कोड को, ऐसे चंक्स ऑफ कोड जिसमें या ऐसे स्निपेट जिसके अंदर एरर आने का चांसेस है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम हैंडलिंग करते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं। मतलब कि अगर एरर आ जाए तो एप्लीकेशन क्रैश ना हो बल्कि मुझे नोटिफाई कर दिया जाए, मुझे क्या कर दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए, तो उसका बेनिफिट होता है। उसका बेनिफिट क्या है कि ऐप चलती रहेगी लेकिन यूज़र नोटिफाई। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आपने ऐप्स देखी होंगी, आप चला रहे हो तो चलाते चलाते नेट बंद हो जाता है तो वो नीचे पॉपअप आता है, नेटवर्क एरर या नो इंटरनेट या कुछ ऐसा लिखा आ जाता है, पूरी ऐप क्रैश नहीं होती। तो इस तरह की जब आपने एक्सेप्शनल हैंडलिंग की होती है तो हम इस तरह के एरर्स को कैच करके यूज़र को दिखा सकते हैं। तो यूजुअली जो रन टाइम के एरर होते हैं वो हम यूज़र को ही दिखाते हैं, लॉजिकल एरर तो हम पकड़ ही नहीं सकते, तो वो तो सिस्टमेटिकली नहीं पकड़ सकते उसको एआई के अलावा। लेकिन जो हमारे पास है रन टाइम एरर, वो हम कैच करके यूज़र को दिखाते हैं कि भाई ये एरर आ गया, आप देख लो इसमें, ताकि वो इंगेज रहे ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना क्या एरर आया है। तो जो भी एरर आया है वो हम यूज़र को दिखा देते हैं ताकि वो क्या करे, अपनी ऐप का, अपने सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट लेके डेवलपर को भेज दे कि ये एरर आया है तो अब इसको कैसे करना है। अब जो कंज्यूमर एप्लीकेशंस होती हैं, यानी जिस तरह की व्हाट्सअप हम यूज़ करते हैं, फेसबुक हम यूज़ करते हैं, हमें कोई एरर आता भी है तो हम इतना बोदर नहीं करते, हम उसको बंद करके दोबारा चला लेते हैं, क्योंकि हम उनको रिपोर्ट करने जाएंगे, डेवलपर को बताएंगे, तो इसमें हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही है ना, कुछ तो है ना कि मैंने अपना कस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है अपने बिजनेस के लिए और उसमें एरर आ रहा है, तो हम अपने डेवलपर के पास बार बार जाएंगे क्योंकि मैंने उसको पे किया हुआ है कि भाई ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर एप्लीकेशंस होती हैं तो उनमें हम एरर इतना बॉदर नहीं करते ना कि यार उसको जाएं बताएं ये एरर आ रहा है एंड सो ऑन। इसका अब सोल्यूशन है हमारे पास, यानी रन टाइम एरर से हम एरर कैप्चर तो कर रहे हैं, मतलब जब हमने कैप्चर कर लिया एरर की ये फलां एरर आया है, वो एरर यूज़र को दिखाने के साथ साथ हम एक ऐसे डैशबोर्ड पे उसको ले जाते हैं जहाँ से हम एज अ डेवलपर उसको देखते रहते हैं, यार हमारी एप्लीकेशन में कितने एरर आ रहे हैं। सोचो कि हमने 10 एक्सेप्शन लगाई हैं, हमें 10 जगह डाउट था कि एरर आ सकता है, ठीक है, हमने 10 जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली, यानी एरर हैंडलिंग कर ली, रन टाइम एरर को पकड़ लिया हमने, वो 10 की 10 जगह यूज़र को भी दिखा दिया और साथ में हमने उसका रिकॉर्ड एक जगह सेव कर लिया
एक डैशबोर्ड में। अगर हम उसका रिकॉर्ड सेव कर लेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि जितने यूज़र को वो एरर आ रहा है उसका काउंट हमारे पास आ जाएगा कि ये फ़लाँ जगह पे फ़लाँ एरर आ रहा है और वो इतने ज़्यादा लोगों को आ रहा है, मे बी 1 लाख लोगों को आ रहा है, 2 लाख लोगों को आ रहा है। इस स्टैट को देख के हमें फ़ायदा ये होगा कि हम फ़ौरन उसको पकड़ लेंगे, इवन हमें कोई यूज़र बता नहीं रहा कि यूज़र हमें नहीं बता रहा, तो हम फिर भी उसको जाके पकड़ लेंगे। इसके लिए जो टूल यूज़ होते हैं, एक का नाम है सेंट्री। ये सेंट्री भी एक टूल है जिसकी मदद से हम यानी ट्रैक करते हैं एरर्स को कि कितने % कौन सा एरर जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो इसमें यानी वो हमें हेल्प आउट करता है कि कोई भी एरर आता है तो ये फ़लाँ एरर है, उसका काउंट आता है वो कितने % आ रहे हैं, सो ऑन। तो यूज़र से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोड ब्रेक्स फिक्स इट फास्टर, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर कंसिडर्ड नॉट बैड बाय 4 मिलियन डेवलपर्स। मतलब वो कह रहा है कि कोड तो ब्रेक करना है, ये तो यूजुअल है, तो उसको कैच करके फ़ौरन आप फिक्स कर सकते हो, रेदर कि आप यूज़र को बोलो कि मुझे बताए। अगर तो उसका मैंने बोला जो कस्टम सॉफ्टवेयर है तो वो फिर बताता है, लेकिन अगर कंज्यूमर एप्लीकेशन है तो हम मोस्टली नहीं बताते, हम ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। हम ऐसी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो जो कंज्यूमर एप्लीकेशन है तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। इसको हम अपने एरर वाले प्रोग्राम के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? हाँ, वो क्या होता है कि इसका एक SDK होता है, यानी इन्होंने अपनी एक ऐसा कोड लिखा है जो हम अपने कोड में इंस्टॉल कर लेते हैं। उस कोड का पोर्शन हम जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं वहाँ लगाते हैं। फिर जब भी एरर होता है तो इसको कॉल चली जाती है कि ये एरर आ गया। जो भी एरर होता है, जो एक्सेप्शन होती है, वो इसको भेज देते हैं। तो ये लेट्स सपोज 100 यूज़र को सेम एरर आया है तो वो एक ही एरर रखता है अपने डैशबोर्ड पर, उसका काउंट 100 कर देता है कि 100 लोगों को ये एरर आया है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि यार ये वाला एरर 100 लोगों को आ रहा है। तो फिर पता लगता है कि टोटल 5 एरर है मेरी ऐप में और वो इतने इतने लोगों को आ रहे हैं, या 100 एरर हैं या 200 एरर हैं, वो हमें बता देते हैं। जैसे ये है, मतलब वो भी कोई लॉजिकल प्रोग्राम ही होगा जो ये एरर को फाइंड करके कैलकुलेट करके। नहीं, वो लॉजिकल नहीं है ना, आप बात नहीं। फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि हमने एक कोड लिखा जो क्या करेगा, वर्ड फाइल बनाएगा या PDF फाइल बनाएगा। अब PDF फाइल बनाने का कोड हमने यहाँ पे लिखा। अब इस कोड के अंदर कोई एरर आ सकता है, मुझे पता है कि इसमें कोई एरर आ सकता है। इस कोड को हम चूंकि ये सम टाइम PDF ठीक बनेगी, सम टाइम एरर आ सकता है। समझो माइट भी इंटरनेट स्लो होने की वजह से, माइट भी किसी भी रीज़न की वजह से एरर आ सकता है। अब हमें पता है कि यार ये ऐसा कोड है जिसमें एरर आ सकता है। एज अ डेवलपर मुझे ये जज करना है, ये ऐसा कोड है जिसमें एरर आ सकता है। अब वो कैसे जज करोगे? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, या आप AI से हेल्प ले सकते हो कि आपको आइडिया हो जाए कि यार इस कोड के अंदर एरर आने के चांसेस हैं। अब फर्ज में PDF फाइल क्रिएशन, अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है, यूजुअली यहाँ कोड आएगा ना कोई भी। अब इसमें एरर आ सकता है। अब मैं क्या लिखूंगा? ट्राई, कि अब मैंने ये जो PDF फाइल क्रिएशन का कोड है ना, वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिए। किस में लिख दिए? अब अगर तो ये कोड बिल्कुल ठीक चलता है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, यूजुअल चल जाएगा। लेकिन अगर इस कोड के दरमियान किसी 100 लाइन का कोड है, किसी एक लाइन पे भी एरर आ जाता है कोई भी, तो फिर ये क्या करेगा? इसके नीचे जो एक्सपेक्ट ब्लॉक है वो इसको चला देगा। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा, ये एरर है। अब वो क्या एरर है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक्सेप्शन एज E, और ये अब ये एरर है, ठीक है। अब हम E में क्या है हमारे पास एरर, वो कौन सा एरर है जो इस वाले कोड के दरमियान आया है, वो किधर आ गया? एक्सेप्शन के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेंट्री को कॉल कर देंगे। सेंट्री डॉट, में भी ऐसे लिखेंगे, सेंट्री डॉट रिकॉर्ड एरर, ठीक है। एरर रिकॉर्ड कर लो, E पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा? अपने मैकेनिज्म में जाके एरर का काउंट और वट एवर जो भी वो लॉजिक अपनी बनाते हैं, हमने एरर इसको भेज दिया, फिर वो खुद ही मैनेज कर लेगा आगे फर्दर। तो अगर आप 100 जगह पे हमने लग रहा है कि यार एरर आ सकता है, तो 100 जगह हम फिर सेंट्री को कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये पूछ रहा था, जो सेंट्री डॉट रिकॉर्ड आपने लिखा, सेंट्री वाले एक लॉजिकल तरीके से उस एरर को निकालते हैं।
मतलब नहीं, लॉजिकल का मतलब नहीं है ना। लेट्स सपोज अगर ई के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें टेक्स्ट लिखा है नो नेटवर्क वटेवर, अब ऑलवेज जब आएगा तो उसमें नो नेटवर्क ही लिखा आएगा, तो वो देखेगा कि स्ट्रिंग मैच करके जो सिमिलर्स हैं उनको एक एरर कंसिडर कर देगा वो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यार जिस तरह हम प्रिंट में कस्टम एरर मैसेज डालते हैं वो भी डालना चाहते हो, तो इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक में आपने एक्सेप्शन भेज दी, दूसरे में आप एरर का नेम भेज दो, मे बी एरर वाइल क्रिएशन ऑफ PDF ऐसे। अब ये मैसेज चला गया, अब इससे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये हमेशा एरर इसके साथ लिंक्ड है। सही है। अच्छा, ये सेंट्री एक ऑप्शन है हमारे पास, इसके और भी ऑप्शंस हैं जिसमें बगस्नैक भी एक अच्छा टूल है, वो भी सेम काम करता है, मॉनिटरिंग करता है एप्लीकेशंस की और ट्रैक करता है एरर्स को। और फिर हमारे पास डेटाडॉग एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, मॉनिटरिंग करता है एप्लीकेशंस की, टोटल एरर्स कितने हैं, चीज़ें कितनी हैं, ये इसके अंदर बताता है। तो ये 3 एक्चुअली टूल हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं एरर की ट्रैकिंग, रन टाइम एरर की ट्रैकिंग करने के लिए, काउंट देखने के लिए कितनी एप्लीकेशंस हैं सो। सर ये फिक्स भी कर देगा साथ में एरर? नहीं, फिक्स तो खुद ही करना पड़ेगा हमें। लाइक हम क्या करते हैं एज अ डेवलपर, फिर हम इनके डैशबोर्ड पे देखते रहते हैं ना जाके कितने % एरर्स हैं, कौन कौन से एरर आ रहे हैं, फिर हम उसको रन टाइम पे फिक्स करते रहते हैं उन एरर्स को। मतलब ऐसे ही कोई हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यानी मैनुअल चल रहा है। उस एरर को हम टेक्निकली उठा के एंटी ग्रेविटी को देंगे तो वो खुद ही फाइंड करके कर देगा ना फिक्स, तो सॉल्व तो कर देगा वो, तो अभी कर ही रहे हैं ना AI को। अगर हम बोलते हैं कि फ़लाँ एरर आ रहा है तो वो खुद ही उसको डिबग करके, अब तो उसमें डिबग मोड भी आ गया है सेपरेटली, तो वो खुद ही एरर को डिबग करके फिक्स कर रहे हैं। लाइक अगर आप ये कह रहे हो कि वो खुद ही कनेक्ट हो जाए, खुद ही डिप्लॉय हो, खुद ही फुली ऑटोमेटेड, वो अभी नहीं हुआ है कि आप मतलब वो सेंट्री से खुद ही एरर आए उसको AI खुद ही फिक्स कर दे, खुद ही रिव्यू कर ले, खुद ही लाइव कर दे। ऐसे तो AI को आप 100% कंट्रोल दे रहे हो ना, तो वो कुछ भी गलत कोड भी मर्ज कर सकता है, तो उससे एप्लीकेशन बिल्कुल ही बंद हो सकती है। तो स्टिल अभी ह्यूमन इन्वॉल्वड इन डिफरेंट स्टेजेस है कि जैसे वो खुद से देखते हैं कि इसको फिक्स करना है या नहीं, जिसको फिक्स करना है उसको उठा के AI को दे रहे हैं, उसकी PR बन रही है, फिर थोड़ा बहुत उसमें AI हेल्प कर रही है, फिर वो फिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है, तो थोड़ा सम स्पेसिफिक टेस्टिंग हो रही है, फिर डिप्लॉय हो रहा है, तो आइडिया ऐसे हो रहा है। सर ये सेंट्री का जो AI के टूल्स हैं ये फ्री हैं? इनकी काफ़ी जो है ना वो हद तक शुरू में, चूँकि अगर आप कोई नई एप्लीकेशंस बनाते हो तो उसमें एरर आने के चांसेस हाई होते हैं, लेकिन अगर एक एप्लीकेशन स्टेबल हो गया तो उसके अंदर एरर आने के चांसेस बहुत कम है। तो स्टेबल एप्लीकेशन में तो ये ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाता है ना। जैसे इसमें आप 5K एरर्स ये मॉनिटर करने की इजाज़त दे रहा है, तो 5000 एरर बहुत होते हैं, यानी 5000 एरर, अगर आपकी एप्लीकेशन में 5000 एरर हैं तो वो एप्लीकेशन यूज़फुल ही नहीं है टेक्निकली। तो सही है, तो हमारी तो टारगेट ये होना चाहिए कि 5000 से नीचे एरर काउंट रहे ना हमेशा, लेकिन अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो एरर काउंट बढ़ सकता है। तो फ्री वाले वेरिएंट के अंदर हमें ये 5K तक मिल जाता है ये डेवलपर के अंदर। यानी समझो अगर हम नई कोई ऐप अपनी मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो फ्री वाले से काम चल जाता है, क्योंकि इनिशियली एरर ज़्यादा आएंगे, लेकिन उसको जब फिक्स करते जाएंगे तो इतने स्टेबल होने चाहिए कि 5-10 से ज़्यादा एरर तो नहीं होने चाहिए ना ऐप के अंदर, तो वो इशू है अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो 5000 तो गुड इनफ है नंबर। सर ये एरर को लेबल भी खुद ही कर देगा, नेटवर्किंग का एरर है या किसी और चीज़ का? वो तो एक्सेप्शन में आ रहा है ना, जो ई हमने यहाँ डाला है इस ई में यही आ रहा है ना, ये कौन सा एरर है, मतलब अभी इसके दौरान क्या एरर आया है, तो एक्सेप्शन एज ई के अंदर वो एरर है जो आया है, ई वेरिएबल है जिसके अंदर वो जिसमें वो एरर आया, वो वट एवर एरर हो सकता है, कोई भी एरर हो सकता है, हमें भी नहीं पता इसमें क्या एरर है, लेकिन जो भी आया वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसकी बेस पे फिर वो लेबलिंग हो जाएगी उसकी। इसी तरह बगस्नैक को देखें तो उसमें 7.5 के इवेंट वो दे रहा है, यानी समझो 7500 एरर जो हैं या इवेंट मतलब अब एक ही एरर 7500 दफ़ा यूज़र को आ गया है तो फिर आपका कोटा पूरा हो गया ना टेक्निकली। तो अगर आपके यूज़र के स्पैन बहुत बड़ा है यानी मिलियन में यूज़र है
तो अगर एक भी एरर प्रोड्यूस होगा वो तो मिलियन में ही जाएगा ना फिर, क्योंकि मिलियन यूज़र उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। फिर ये आप इधर से कंडीशंस बना सकते हो, यानी 3 मिलियन इवेंट तक आप ट्रैक कर रहे हो तो इतनी कॉस्ट पर मंथ आपको बियर करनी पड़ेगी। इस तरह इसकी प्राइसिंग है डेटाडॉग की कि वो कितना आप उसको कर सकते हो। कोई लिमिट तो उसने वैसे नहीं लगाई हुई, पता नहीं अब इसमें किस साइड पे जाके प्राइसिंग इसकी होगी। लेकिन खैर ये तीनों जो हैं टूल्स वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब ये तो वो हैं जिसमें हम एक्सेप्शंस आ रही हैं और हमें यूज़र नहीं भी बता रहा और हम वो पकड़ के कैच करके उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे एरर समटाइम क्या होता है कि एरर यूज़र को नहीं आ रहा लेकिन ऐप पे वो फिर भी रिटेन नहीं कर रहा, यानी मतलब कोई एरर भी नहीं आ रहा, सेंट्री या बग स्नैक डेटाडॉग भी फ्री है, लेकिन यूज़र आता है सम सर्टन सिनेरियो पे आके वो एप्लीकेशन लीव कर देता है। तो इसके लिए हमें उसकी जो जर्नी है ना एप्लीकेशन के अंदर वो ट्रैक करनी होती है कि यूज़र कहाँ आया, उसने किस पे क्लिक किया, फिर उसने क्या किया, किधर टच किया, किधर क्लिक किया, क्या उसको, तो उस जर्नी को ट्रैक करना होता है। क्योंकि अगर हम उस जर्नी को ट्रैक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी, देखो समटाइम एरर नहीं आ रहा लेकिन यूज़र को बटन ही विजिबल नहीं है जिस पे वो क्लिक करे। अगर वो बटन ही विजिबल नहीं है तो वो क्लिक किधर करेगा, जब क्लिक ही नहीं कर पाएगा तो एरर कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। किसी एक स्क्रीन के ऊपर बटन ही क्लिकेबल नहीं आ रहा ना, तो उसकी जर्नी अगर 5000 यूज़र आए हैं, 5000 यूज़र आके एक लॉगिन के बटन पे आके रुक जाते हैं सब के सब, तो इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग कि एक लॉगिन के बटन पे 5000 यूज़र तो नहीं रुक सकते ना। तो इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर कोई ऐसा एरर आ रहा है जो लॉग नहीं हो रहा सेंट्री वगैरह में, लेकिन वो एरर आ रहा है। तो उसके लिए टूल है, उसको हम बोलते हैं मिक्स पैनल। ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। लाइक उसका मतलब क्या है कि एक यूज़र ने उसकी जर्नी को ट्रैक करने में हमें हेल्प करता है कि एक यूज़र आया, उसने किधर क्लिक किया, फिर किधर क्लिक किया, फिर किधर क्लिक किया, वो सारे क्लिक्स एक्चुअली ये हमें स्टोर करके देता है। तो इसको हम मिक्स पैनल बोलते हैं। अच्छा, ये दो तरह से अब ऐसी ट्रैकिंग हो सकती है, 2-3 तरह से। एक समटाइम लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी समटाइम तो जस्ट अगर बटन पे क्लिक कर रहा है तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ क्लिक किया। लेकिन समटाइम लोग कहते हैं कि यार मैंने शुरू के अंदर यूज़र की जर्नी को एज अ वीडियो देखना है, यानी वो मेरी ऐप में आया, फिर उसने यहाँ जो क्लिक किया ना वो नज़र भी आए वीडियो की शेप के अंदर, तो वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन उसका मसला ये है फिर यूज़र के एंड पे इंटरनेट बहुत इस्तेमाल होगा, एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। देखो ना पूरी, मतलब मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, मतलब मैं व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ खोल रहा हूँ, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और इंटरनेट से जा रहा है, तो मेरा पैकेज भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और वो स्लो भी होगी ऐप। तो ऐसे भी यूज़र है। लेकिन मिक्स पैनल में ये ऑप्शन नहीं है। मिक्स पैनल ज़्यादा ट्रैकिंग करता है थ्रू टेक्स्ट। लाइक आपने कहीं क्लिक किया बटन पे, चीज़ों पे कहीं टच किया, ये उन इवेंट्स को ट्रैक करके सेव कर लेता है, रेदर देन कि आप पूरी जर्नी को एज अ वीडियो रिकॉर्ड करो। उससे भी सेंस बन जाती है ना कि अगर इस स्क्रीन तक यूज़र आ रहा है, इससे आगे नहीं आ रहा, तो मतलब उस स्क्रीन में समवेयर कोई इशू चल रहा है, तो उससे भी काफ़ी हद तक जर्नी जो है वो क्लियर हो जाती है। तो वो यूज़र की हम रिटेंशन जो है वो इस तरह से देखते हैं। लेकिन पूरी वीडियो बनाने के ऑप्शन भी मौजूद हैं, वो भी हम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो हमें ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो फ्री में, बल्कि वो है भी फ्री में पूरी रिकॉर्डिंग देता है, लेकिन वो यूज़फुल इतना नहीं होता। अगर कोई बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन के अंदर तो फिर हम ये काम कर सकते हैं। तो हम वो जो है वो फ्री में मतलब पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन उसका इतना कोई ख़ास बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट, मैंने वजह बताई है कि वो ऐप को काफ़ी स्लो कर देता है। अगर कोई वेबसाइट है आपने खोली है तो साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, जा रही है, तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्या आपकी वीडियो तो नहीं बन रही, आप जो है हाँ उसकी वीडियो
देखो ना, वो ओनर ही रिकॉर्ड कर सकता है ना जिसकी ऐप है। अगर वो खुद से कर रहा है तो, और उसको पता है कि यूज़र क्या क्या कर सकता है, क्योंकि डाटा तो उसके पास वैसे भी है, तो कोई प्राइवेसी इशू इसमें नहीं बनता है। इसमें मेजर इशू इंटरनेट स्पीड का है, इंटरनेट यूजेज होता है, ऐप स्लो होती है। देखो ना, अगर मेरी खुद की ऐप है, सारा डाटा आपका मेरे पास है, आप उस ऐप को यूज़ कर रहे हो या जिस तरह भी यूज़ कर रहे हो, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो ओनर हूँ ना उस ऐप का, तो मुझे आपकी सारी जर्नी वैसे भी पता ही है कि आपका सारे डाटा शेप सारी चीज़ डीबी तो मेरे एक्सेस में है ना, तो मुझे वैसे भी पता है। तो अगर मैं वीडियो में भी देख लूँगा तो इतना कोई इशू नहीं बनेगा। सही है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह के टूल भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो यूज़र को रिटेन करने के लिए हम AB एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। अक्सर आपने ऐप्स में देखा होगा कुछ फीचर्स आपको नज़र आते हैं, आपके फ्रेंड को नज़र नहीं आते, या कोई व्हाट्सएप वगैरह में भी ना समटाइम कोई UI या कोई ऐसा चेंज आता है, तो एक में चेंज आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो उस वो करते हैं AB टेस्टिंग। जब हम कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं तो हम सब लोगों को नहीं दिखाते हैं, तो हम फ्यू लोगों को दिखाते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। अगर उनको वो चीज़ पसंद आ रही है तो फिर हम उसको सब यूज़र के लिए दिखाते हैं, इसको बोलते हैं AB टेस्टिंग। तो उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज उसकी पसंद कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर एक बटन है सब्सक्रिप्शन का जिससे आपने सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और आपने हमें पे करना है आपको, अब वो 2 डिफरेंट स्टाइल का है। अब हमें पता है कि यूजुअल हमारे पुराने बटन से 5000 सब्सक्राइबर आ रहे हैं पर डे। अब हमने नया डिज़ाइन बनाया, उससे 1 लाख सब्सक्राइबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि जो नया बनाया डिज़ाइन समथिंग इज़ वर्किंग देयर, तो वो अच्छा है, तो उसको एक्टिव कर दो, तो वो फिर सबको नज़र आ जाता है। इसी तरह व्हाट्सएप वगैरह में जब कोई नया फीचर आता है, तो अगर ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं ना, ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, जितने लोगों को दिखाया उनमें से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फीचर ज़्यादा अच्छा है, तो उसको फिर वो सबके लिए एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये है। तो यानी इन शॉर्ट जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उनको जो रन टाइम एरर होते हैं उनको कैप्चर करने के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। यानी आप उनको सेंट्री बग्स एंड एररडॉग में कैप्चर कर सकते हो, आप यूज़र को ही दिखा सकते हो, यूज़र स्क्रीनशॉट दे के हमें भेज सकता है ये एरर आ रहा है एंड सो ऑन। लेकिन वो सब तब वर्क करेगा अगर आपने ये वाला कोड लिखा हुआ है, ट्राई एक्सेप्शन एज ई। अगर आपने ये कोड नहीं लिखा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसी के अंदर तो सारे के सारे एरर रिकॉर्ड होने। तो अगर आपने यही नहीं लिखा है तो फिर एरर आने के, जैसे मैंने बताया ना, हो सकता है कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग चल रही हो, तो वो रिकॉर्डिंग तो इंटरनेट पे वो क्लाउड पे भेज रहा है साथ साथ, तो उसके लिए स्पीड चाहिए। या कोई मतलब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो जैसे टिकटॉक वगैरह वो वीडियो को सिंक कर रही हैं, तो वीडियो को डाउनलोड करना इंटरनेट से वो हैवी टास्क है। जैसे यूट्यूब वगैरह है, उसके लिए भी स्पीड। वैसे तो ये जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं इन्होंने बहुत अच्छे उसको मैनेज किया हुआ है कि आपके स्लो इंटरनेट पे भी चलता है, लेकिन निस्बतन मतलब अगर बिल्कुल सादा एप्लीकेशन है टेक्सचुअल बेस और वर्सेस वीडियो बेस एप्लीकेशन है, तो दोनों में फ़र्क तो होगा। वो भी अब वो तो स्टोरेज ही है ना, तो स्टोरेज में तो उसने लेना है ना। एक फाइल सपोज 100 GB की है, तो 100 GB डाउनलोड, लाइक आप एक मूवी डाउनलोड करोगे वो 2 GB की है, तो 2 GB इंटरनेट तो लगना है ना, फिर ही वो फाइल डाउनलोड होगी ना। तो अगर आप वो तो फाइल पे डिपेंड करता है ना, फाइल के साइज़ पे, जितना फाइल का साइज़ है उतना इंटरनेट तो कंज्यूम होना है। तो अगर सपोज आपकी 50 एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई हैं, आप सब अपडेट पे लगा देते हो, हर एप्लीकेशन का साइज़ 100 MB भी है, तो फिर वो मल्टीप्लाई कर लो कि कितने बन जाएंगे, 5000 MB, तो मतलब आलमोस्ट 5 GB इंटरनेट आलमोस्ट कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो वो तो टोटली डिपेंड करता है फाइल साइज़ पे कि आपकी फ़ाइल कितनी है ना। लाइक आप कोई हैवी फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें इंटरनेट तो लगेगा ना उतना। अगर आपके पास लिमिटेड सिम का इंटरनेट है तो वो यूज़ हो जाएगा ये चीज़। तो हर वो चीज़ जो हम इंटरनेट से देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, व्यू करते हैं, उसमें MBs कंज्यूम होते हैं ना। MB क्यों कैसे कंज्यूम होते हैं कि वो एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है।
जो डाटा ट्रांसफ़र होती है वो आप इंटरनेट की केबल से करते हो, उस इंटरनेट की केबल की ट्रांसफ़र रेट आपको चार्ज करते हैं वो। देखो ना, लेट्स सपोज आपने एक वायर डाली है यहाँ इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, अब उसमें जो डाटा ट्रैवल कर रहा है ना उसके आपने चार्जेस देने हैं। मैंने अगर इंटरनेट की केबल डाली है तो आपने जितना डाटा आप ट्रैवल करा रहे हो उसके रास्ते पे उतना पैसे मुझे आपने देने हैं, क्योंकि वो वायर मैंने डाली है ना, उस वायर की कॉस्ट भी मैं बियर करता हूँ, उसको जो ठीक करता है बंदा वो भी मैंने रखा हुआ है, उसकी सारी चीज़ों को उसकी मतलब सर्दी गर्मी सब मैंने देखनी है, तो आप मुझे पे करते हो इस चीज़ का। तो ये जितने इंटरनेट प्रोवाइडर हैं इन्होंने अपनी वायर्स डाली हुई हैं, तो उनके वायर्स डालने का हम उनको पे करते हैं, क्योंकि वायर ख़राब भी होती है, लोग उनको मैनेज भी करते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में कंपनीज हैं जिन्होंने वायर्स डाली हुई हैं, तो इंटरनेट की कॉस्ट एक्चुअली उन कंपनीज़ की कॉस्ट है जो उन वायर्स को मैनेज करती है। देखो इंटरनेट की इटसेल्फ तो कोई कॉस्ट नहीं है ना, मतलब एक वायर है, जैसे अब ये वाली वायर यहाँ से यहाँ दिखा रही है, डाटा ट्रांसफ़र कर रही है, इसमें वहाँ से लेके मेरे लैपटॉप तक एक वायर डली हुई है, तो मैं इसको रोज़ यूज़ करता हूँ तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये वायर हमने डाली हुई है ना। अगर यही थर्ड पार्टी बंदे ने डाली होती तो वो हमसे घंटों के हिसाब से चार्ज करता, क्योंकि यहाँ से हम बैठ के इसको यूज़ कर रहे हैं इसकी वायर को। लॉजिक समझे हो? तो जो दुनिया में इंटरनेट है ना वो एक मैश है, मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और उन इन्वेस्टमेंट्स का हम उनको पे करते हैं, क्योंकि जब भी वो नई वायर बनाते हैं, वायर डालते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, फिर वो उनको मेंटेन करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यूजुअली ये समुंदर के रास्ते जो है वो या दरिया के रास्ते ये ट्रांसफ़र होती है ना समुंदर के रास्ते, तो अब उसमें अक्सर कट आ जाता है, तो वो फिर जो मशीनरी वहाँ जा रही है, जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, उनकी जॉब्स होती हैं, तो जो हम इंटरनेट का पे करते हैं वो फिर उसमें से हिस्सा उनको भी जाता है। तो पूरी दुनिया में यानी इस तरह से कनेक्टेड है पूरा माहौल। फिर जो ये डाटा ट्रांसफ़र होता है इन वायर के थ्रू, इसमें इलेक्ट्रिक पावर लगती है, यानी जो आप राउटर यूज़ करते हो वो बिजली के साथ लगता है, कुछ तो पावर आपकी यूज़ हो जाती है, लेकिन जो आपका राउटर होता है ये बहुत छोटा होता है। जब आप हम यहाँ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब सारा इंटरनेट एक सिटी में इकट्ठा हो रहा है, अल्टीमेट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक बिगर वायर में जा रहा है, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए भी जगह जगह पे सिस्टम या कंप्यूटर या सर्वर लगे हुए हैं, वो सर्वर इंटरनेट पे चलते हैं, वो इंटरनेट की मतलब वो सर्वर इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो वो जिसने लगाए हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है, तो वो उसका भी चार्ज करता है। यूजुअली क्या होता है, इंटरनेट आ रहा होता है, जो आपका लोकल प्रोवाइडर है उसका यूपीएस ख़त्म हो जाता है, फिर इंटरनेट बंद हो रहा है। लाइक उसने लोकली किसी मोहल्ले में या किसी जगह पे अपने सर्वर या नेटवर्किंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं जो ये डाटा को थ्रू वायर ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो उसका रेंट होता है, फिर वो ख़राब हो सकती है, उसमें वो चूँकि हार्डवेयर है तो वो मशीन ख़राब हो, नेटवर्क की डिवाइस ख़राब हो सकती है, उसके चार्जेस, ये सब चार्जेस मिलके इंटरनेट की कॉस्ट बनाते हैं। इसी तरह जब आप सिम पे इंटरनेट की कॉस्ट बियर करते हो, तो ये जो इन्होंने टावर लगाए हुए हैं, उन टावर्स पे जो मैनेजमेंट करते हैं, जो ये डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, फिर ये नए इस तरह के टावर लगाते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, ये सारी चीज़ें उस पर होती हैं। फिर इनकी जो पीछे सिस्टमेटिकल सिस्टम है, इनकी टीम्स बैठी हैं जो पूरे सिम्स को मैनेज कर रही हैं, डाटा ट्रांसफ़र को मैनेज कर रही हैं, डाटा को कैच कर रही हैं, उनको देखती हैं, एरर्स को देखती हैं, उनकी कॉस्ट, यानी सब कुछ मिला के फिर एक इंटरनेट कॉस्ट निकलती है, वो जो हम पे करते हैं। तो इटसेल्फ तो डाटा तो थ्रू वायर ट्रांसफ़र होना है, लेकिन वायर से डाटा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मतलब सिग्नल होता है, जो डाटा है ना वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है वो, यानी अगर मेरे इसमें बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो कुछ भी वर्क नहीं करता ना, तो मैं इसको इधर से पावर थ्रू करता हूँ तो वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है डाटा, फिर लेकिन वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता कि मैं यहाँ से थ्रो करूँ सीधा यूएस जाके पहुँच जाए मेरा डाटा। उसके दरमियान बहुत सारे छोटे छोटे राउटर लगे हुए हैं जो आगे आगे थ्रो करते हैं, यहाँ से सिटी में थ्रो, यानी इस लोकेशन से इस राउटर पे, वो राउटर से अगले राउटर पे थ्रो करता है, वहाँ जहाँ उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे फिर वो राउटर लगाते हैं जो उसको आगे थ्रो करता है, वो वहाँ से फिर एक सिटी में थ्रो करता है, सिटी से इंट्रा सिटी दूसरी सिटी में थ्रो करने के लिए राउटर लगे हैं, वहाँ से फिर कंट्री में इकट्ठा होता है डाटा, वहाँ पे राउटर लगे हैं, वो फिर उनको थ्रो करते हैं, फिर वहाँ पे हैवी किस्म के लगाए हैं क्योंकि उन्होंने लंबी थ्रो करनी है दूसरे कंट्री तक, या माइट भी सेंटर में उन्होंने फिर कोई राउटर लगाया है, वहाँ से फिर आगे इस तरह करके पूरा एक मैश बना हुआ है।
तो ये जिन्होंने ये नेटवर्किंग सारी की है हम उनके चार्जेस उनको पे करते हैं, और ये वन टाइम नहीं कॉस्ट हो सकती क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, ख़राब होती रहती हैं, नई लगती रहती हैं, नए राउटर लगते रहते हैं, तो उसमें नई चीज़ें आती रहती हैं, समझ रहे हो। तो अब ये कंपनीज कैसे चार्ज करती हैं, अब ऐसा फ्लैट रेट तो रखा नहीं जा सकता। अब आपको से मतलब मैं बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं भी उतने पैसे दूँ, आप थोड़ा कर रहे हो आप भी उतने दो। फिर इन्होंने उसके पैकेजेस बना दिए कि जितना आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है उतने पैसे ले लो, उतने चार्जेस पे करो। तो अगर आपको 10 GB डाटा चाहिए, यानी आपने एक मूवी डाउनलोड करनी है 2 GB की, आप 5 मूवीज़ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको 10 GB डाटा चाहिए, तो आप 10 GB का पे कर दो, 10 GB डाटा डाउनलोड कर लो। डाटा डाउनलोड करने से क्या मुराद है, एक दूसरे PC में डाटा पड़ा है, वहाँ से आपने डाटा अपने PC में ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांसफ़र तो थ्रू वायर्स होगा ना, तो वायर पे ट्रैफिक आएगी, तो उस ट्रैफिक जितनी देर आप उस पर जोर डाल रहे हो उतना आपने पे करना है उसको। ये ऐसे ही है जैसे आप नॉर्मली कोई मतलब अपना सामान आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो जितना सामान भेजना है, जितनी क्वांटिटी में भेजना है उतना पे करना है आपने। तो ये चीज़ है, यानी आपने एक्चुअली इंटरनेट से डाउनलोड कुछ नहीं होता, किसी एक कंप्यूटर में डाटा पड़ा है वहाँ से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। आप कोई वेबसाइट भी ओपन करते हो तो होता क्या है, किसी एक कंप्यूटर में वो वेबसाइट सेव पड़ी है, जब आप उसको एक्सेस करते हो उस कंप्यूटर से ट्रांसफ़र होकर आपके कंप्यूटर में आती है, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो थ्रू यानी ये नेटवर्किंग होती है। तो उस चीज़ में फिर जितना वो डाटा ट्रांसफ़र हुआ है उसका वो रेट मतलब उसका साइज़ कैलकुलेट होता है, कितना डाटा है, उस डाटा के ऊपर फिर आपको चार्जेस होते हैं। हाँ नहीं, उतनी ट्रैफिक आ रही है उतना पे करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है ना। हाँ अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपने एक पब्लिक प्लेस पे लगा दिया है और उसको सब लोग यूज़ करी जा रहे हैं, तो फिर वो पब्लिक स्पेस वाले को पे करना पड़ेगा, जैसे कोई लाइब्रेरी वगैरह है। लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर ऐसे चलते हैं कि एंड यूज़र उनको यूज़ करते हैं, चूँकि एंड यूज़र यूज़ करते हैं तो फिर वो जो नेटवर्किंग है वो एक्चुअली नेटवर्किंग की कॉस्ट एंड यूज़र ही बियर कर रहे होते हैं। जैसे मैं अब एक्चुअली जैसे मेरे पास घर में भी वाईफाई लगा है, मेरे ऑफिस में वाईफाई लगा है, फिर मेरे मोबाइल पे मंथली पैकेज रहता है, फिर मैंने वो एक ईवो टाइप भी रखी हुई है कि अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मैं इतनी सारी मंथली कॉस्ट बियर करता हूँ ऑलवेज, तो वो मैं पे कर रहा हूँ एज ए एंड यूज़र, क्योंकि मैंने नेट को यूज़ करना है ना, मैंने ऐप्स को इस्तेमाल करना है, ये चीज़ है। तो जो ऐप बनाने वाला ओनर है उसको ये नेटवर्किंग की कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि उसने तो एक मशीन परचेज करके वहाँ पे अपना सामान रख देना है। अब जिसने भी वहाँ से रीड करना है तो नेटवर्किंग की कॉस्ट तो उसने बियर करनी है ना, तो वो फिर एंड यूज़र ही होता है यूजुअली। हाँ अगर आप खुद ही हो उसको बार बार डाउनलोड करने वाले, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो इस तरह से ये इंटरनेट की दुनिया चलती है। खैर बैक टू दी टॉपिक अगेन, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि रन टाइम एरर आ जाता है और उसको हम ट्रैक करते हैं ना, तो रन टाइम एरर को ट्रैक करके हम उसको सेव कर सकते हैं एज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को हम यूज़र को भी दिखा सकते हैं, यूजुअली यूज़र को दिखाते हैं, और हम इसको मतलब ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी डाल सकते हैं टू मेक द हिस्ट्री। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे 10 को डिवाइड कर दिया 0 पे, यूजुअली किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऐप क्रैश हो जाता है ना। अब हमने चूंकि इसको क्रैश नहीं किया, हमने क्या किया है, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हैं वो लिखना है, और एक्सेप्शन के अंदर हमें वो एरर नज़र आ जाएगा जो एरर आया है। तो अब यूजुअली हम हर कोड में अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, हर कोड पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर कभी भी कोई एरर आ जाए तो हमें कैप्चर हो जाए ना, तो हम उसकी हर ब्लॉक पे ही यूजुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है कर देते हैं। यूजुअली हर एक जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ लगाते हैं, लेकिन समझो 70% ऑफ द कोड पे लगता ही है। कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है तो वहाँ हम नहीं भी लगाते, लेकिन मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि ट्राई एक्सेप्शन लगा लें, क्योंकि अगर रन टाइम पे कोई भी एरर आ रहा है तो उसमें एरर आने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो। तो एरर डिवीजन बाय 0, तो यानी अब हमें नहीं पता क्या एरर आया, लेकिन जो एरर आया आप यहाँ पे देखो, ये एरर तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है ना, ये एरर
तो वो जो भी एरर आया वो खुद ही प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ ई प्रिंट करता हूँ, तो मुझे वो एरर आ जाएगा, जैसे division/0। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ num multiply 10, अभी वो मुझे बोल देगा num is not defined, यानी जो भी एरर है वो मुझे पता लग रहा है कि ये एरर आया। फिर इसी तरह अगर हम कोई इंटरनेट की रिक्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ उसको नहीं मिलती, वो एरर आ जाएगा। कोई PDF क्रिएशंस करते हैं, वो एरर आ जाएगा। यानी जो भी हम एरर आने के चांसेस हैं जहाँ पे, उसको हम फिर इस तरह से डिफाइन कर देंगे। अब ये एक्सेप्शन इधर आ गई है और इसी चीज़ को हम लॉग भी कर लेंगे अपने पास, तो वो दोनों तरह से हमें हेल्पफुल हो जाएगा। ऑल सेट। तो ये हमारा हो गया रन टाइम एरर, और उससे हमने एक्सेप्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड करवा ली। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है आज, एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ आ गई ना सबको कि हम एरर्स कैप्चर, मेन गोल ये है कि एरर, हर वो कोड जिसमें एरर आने के चांसेस आपने ट्राई ब्लॉक में लिखना है। अगर एरर आ गए तो एक्सेप्शन आएगी, उस एक्सेप्शन को आप यूज़र को भी दिखा सकते हो कि ये एरर आया। अगर आप यूज़र को नहीं दिखाना चाह रहे तो आप उसको बिहाइंड द सीन लॉक कर सकते हो अपने पास, ताकि बाद में खुद से देख सको कोई एरर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो वो हम सेंट्री बग्सनैक या डेटाडॉग वगैरह अपने सिस्टम में लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको हम जल्दी से अभी कवर करेंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग, हमें पता था कि हम कोई भी कोड ऐसा करते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़, ये मैंने कुछ वेरिएबल बना दिए हैं, इसको थोड़ा सा लास्ट के पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमने जो है वो S1, S2 और S3 तीन वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए। अब ये तीनों के तीनों वेरिएबल जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखे गए हैं। एक डबल कोट, एक सिंगल कोटेड, मल्टीलाइन स्ट्रिंग, तीन तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग हैं। हमने पता है कि प्रोग्रामिंग में जब भी कोई चीज़ डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग जो है हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है। इसके अब बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे मेथड्स हैं इस स्ट्रिंग को हैंडल करने के ना। तो फॉर एग्जांपल, आप किसी एक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाह रहे हो इस स्ट्रिंग S1 में से, तो ये बिल्कुल लिस्ट की तरह आप उसको निकाल सकते हो। जैसे आपने H को निकालना है, तो आप जैसे लिस्ट में से निकालते थे ना, कैसे निकालते थे? इंडेक्स पास करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी आप लगाते हो। इसी तरह आप इसको इस सिंटैक्स से, यानी सेम लिस्ट वाले सिंटैक्स से इसको निकाल सकते हो। 0 लिखोगे तो H आ जाएगा, 1 लिखोगे तो E आ जाएगा, 2 लिखोगे तो L आ जाएगा, फिर 3 लिखोगे L आ जाएगा, 4 लिखोगे O आ जाएगा। तो इस तरह करके आप इसको सिंक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रिंग है ना, ये इम्यूटेबल है, यानी ये चेंज नहीं हो सकती है। सेम स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर आप यूजुअली इसमें चेंजेस परफॉर्म करते हो ना, उसका आपको नया वेरिएबल बनाना पड़ता है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि आप जब कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, तो यूजुअली आप उसको स्लाइस करके कोई नई चीज़ बनाते हो। इसका ये मतलब है, आप उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी नई वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब स्लाइसिंग, ये हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी काम कर देती है। यानी अगर आप चाहते हो कि यार 0 से लेके 7 कैरेक्टर जो हैं वो क्या हो जाएं, उसकी स्लाइसिंग्स हो जाएं, तो आप उसकी आसानी से स्लाइसिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते। जैसे न्यू स्ट्रिंग आपने बना ली कि S3 से,
तो उसकी स्लाइसिंग करने के लिए आप जैसे 0 कैरेक्टर से लेके 5 कैरेक्टर तक स्लाइस कर दो, तो ये क्या करेगा, 0 कैरेक्टर से लेके 5 कैरेक्टर तक स्ट्रिंग को स्लाइस करके किस में ले जाएगा, न्यू स्ट्रिंग के अंदर ले जाएगा। तो इसी तरह यानी जिस तरह आप लिस्ट में से आप कैरेक्टर्स को निकाल सकते हैं, यानी लिस्ट में से एक एक आइटम को निकाल सकते हो, इसी तरह यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को निकाल सकते हो। और जिस तरह लिस्ट में आप स्लाइसिंग कर सकते हो, एक लिस्ट के 5 इंडेक्सेस को लैदा कर दो, अगले 10 को लैदा कर दो एंड सो ऑन, तो इसी तरह आप कैरेक्टर्स में को भी लैदा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ये स्ट्रिंग थी ना पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसने 0 से 6 करके पाइथन निकाल लिया, 7 से आगे ऑनवर्ड करके प्रोग्रामिंग निकाल लिया। इस तरह करके इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस हैं इसको निकालने के। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग कनकैटिनेशंस, ये तो हमने पढ़ा था ना कि अगर मेरे पास 2 स्ट्रिंग हैं तो हम उसको कनकैट करके मर्ज कर सकते हैं। जैसे S1 मर्ज S2, ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को आपस में कनकैट कर देगा। यानी प्लस, जब स्ट्रिंग होती है तो प्लस तो होता नहीं है, वो कनकैट होता है, तो जुड़ जाता है, दोनों चीज़ें साथ जुड़ जाती हैं। अब विदाउट स्पेस करेगा, आपने स्पेस डालनी है तो आप एक और प्लस डाल के उसके दरमियान एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें, तो क्या होगा, पहली आएगी फिर स्पेस वाली होंगे, स्पेस भी स्ट्रिंग ही स्पेस होती है ना, स्पेस का भी इंडेक्स होता है, उसका भी इंडेक्स होता है। यानी अगर आपने यहाँ हेलो के बाद स्पेस डाल दी है तो इस स्पेस का भी क्या होगा, इंडेक्स। यानी पहले वाला 0 इंडेक्स और ये 1 इंडेक्स, लेकिन वो एम्प्टी स्पेस हो गई। स्ट्रिंग में आने वाली हर चीज़ जो है वो है, उसके इंडेक्स होता है, चाहे वो स्पेस है चाहे वो स्पेस नहीं है। तो इस तरह करके आप इनको आपस में जोड़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे आपके पास A है और B है, तो A मल्टीप्लाई 3, तो वो क्या करेगा, 3 टाइम्स सेम स्ट्रिंग को कनकैट कर देगा। यानी अगर आप चाहते हो कि यार मेरे पास ये हेलो है, ये 3 टाइम आपस में जुड़ जाए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये 5 टाइम आपस में जुड़ जाएगा। 5 टाइम कनकैट करना है तो मल्टीप्लाई यूज़ कर लो, जो भी नंबर तक उसी वैल्यू को बार बार जोड़ना है अगर, तो कनकैट हो जाएगा। मल्टीप्लाई यूज़ करना है टेक्निकली। सर ये आपने ये जरा इसको ऊपर में ये प्रिंट A मल्टीप्लाई 3 के नीचे जो लगाए हुए हैं कॉमा, ये क्यों लगाते हैं? ये एक्चुअली चूँकि रीडमी फाइल है ना, तो इसका एक फॉर्मेट होता है। यानी रीडमी जब आप यूजुअली गिट वगैरह पे जाते हो ना, यहाँ पे आगे हमने नेक्स्ट चीज़ खोला था, इसको खोल लेते हैं। जैसे ये मैंने, तो ये जो यूजुअली यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई हेडिंग है, कोई जो है ये लिंक बना हुआ है, कोई बोल्ड है, कोई ये लाइन लगी है, ये एक सिंटेक्स है, ये एक ज़ुबान है। उस ज़ुबान को हम बोलते हैं मार्कडाउन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, मार्कडाउन लैंग्वेज। ये जो मार्कडाउन लैंग्वेज है ना, इसकी एक सिंटेक्स है। अगर मैं कुछ दिखाऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने गेटिंग स्टार्टेड नहीं देखना, हमने बेसिक सिंटेक्स देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग बनानी है, तो आप उसके साथ क्या लगाते हो, हैश लगाते हो। उससे छोटी हेडिंग बनानी है तो हैश, फिर उससे छोटी बनानी है ऐसे। फिर आपने इसको अल्टरनेट सिंटेक्स में ये है। फिर आपने अगर इसको अच्छा ये बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा है, पैराग्राफ बनाना है तो आप यूजुअली इसको बस स्पेसेस दे देते हो। फिर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो आप यूजुअली लाइन ब्रेक कर सकते हो नेक्स्ट लाइन से। उसके बाद आपने बोल्ड करना है तो ये डबल स्टैरिक आप लगाते हो। यानी अगर आप डबल स्टैरिक लगाओगे तो ये इस तरह से नजर आएगा। किस लैंग्वेज में? मार्कडाउन लैंग्वेज। अच्छा, आपने बोल्ड करना है, टैलिक करना है, बोल्ड एंड टैलिक, ब्लॉक कोट करना है, यानी इस तरह का सिंटेक्स देखना है तो आपने ये वाला साइन यूज़ करना है। नेस्टेड ब्लॉक करना है
लिस्ट बनानी है आपने, यानी लिस्ट बनानी है इस तरह की ऊपर नीचे, तो ये वाला साइन आपने यूज़ करना है हाइफन का। तो यानी कि एक सिंटैक्स है, वो फिर आउटपुट आपको इस तरह की दिखाता है। जैसे ये पूरा फॉर्मेटेड पेज है ना इस वक्त, तो यानी एक्चुअली यहाँ पे टेक्स्ट हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है, एक्चुअल फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। तो ऐसे, तो अगर हम ये वाला कोड भी दिखाऊं मैं आपको, यानी ये जो कोड लिखा है, अगर हम इसको मार्कडाउन प्रीव्यू करके ऑनलाइन प्रीव्यू, अब ये इधर कुछ भी लिखो तो इधर प्रीव्यू आता है इसका ना, तो ये मार्कडाउन है, इधर इसका प्रीव्यू आ रहा है ये सारा, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के वो लगा दूंगा तो ये देखो, यानी ये मैंने इसको इधर से डिफाइन किया है, तो मुझे आउटपुट इस तरह की नज़र आ रही है। ये 2 हैश लगाए थे तो थोड़ी छोटी हेडिंग नज़र आ रही है। फिर ये जो 3 कैरेक्टर थे, ये इस तरह का बैकग्राउंड कलर डाल रहा है, कोड ब्लॉक बना रहा है टेक्निकली। ये वाला तो इसी तरह प्रिंट हो रहा है इधर। फिर ये जो लाइन आ रही है, ये जो 3 डॉट्स में ये ख़त्म कर दूंगा तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, ये लगाऊंगा तो लाइन आ जाएगी। 2 दफ़ा लाइन लगानी है तो आप फिर 2 दफ़ा इसको ऐसे लगा दोगे, ऐसे। तो इसका यानी पूरा ये सिंटैक्स है। तो ये हमें यूजुअली यूज़ हम करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक जिस तरह हमने डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह। अभी जो ज़्यादातर एआई के मॉडल हैं वो भी मार्कडाउन लैंग्वेज में ही आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो क्लाउड भी या बाकी भी, इवन जैसे आप कॉपी करते हो ना कोई चीज़, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से आपने पूछा मे बी स्ट्रिंग हैंडलिंग इन पाइथन, तो उसने आपको रिस्पॉन्स दिया ना ये। तो अब जैसे ही इसने ये रिस्पॉन्सेज आपको जनरेट करके दिया है, तो आप इधर से कॉपी करोगे ना, ये कॉपी करके आप यहाँ पे आके किसी भी जगह पे पेस्ट करोगे, इसको इसमें पेस्ट कर लो अगर, तो ये देखो ये सारा उसने पूरा मार्कडाउन बना के दिया हमें। .md मतलब मार्कडाउन, मतलब .py मतलब पाइथन, .md मतलब मार्कडाउन फाइल। मार्कडाउन लैंग्वेज की एक्सटेंशन .md है ना, तो उसको .md बोल। रीड में तो मतलब वो वैसे ही बोल रहा है ना कि मुझे रीड करो। .md मतलब मार्कडाउन लैंग्वेज। आपने किसी भी ना लाइक फाइल .md तो फाइल मार्कडाउन लैंग्वेज, फाइल .py पाइथन की फाइल, C++ की फाइल CPP, या फिर कुछ भी करें तो वो उसकी फाइल बन जाती है। तो इस तरह से, तो यानी जो एआई के मॉडल हैं वो ज़्यादातर जो फॉर्मेटेड आपको यहाँ आउटपुट दिखा रहे हैं ना, ये देखो ना, ये यहाँ से ब्लॉक बन रहा है, ये हेडिंग बन रही है, ये सब मार्कडाउन की वजह से होता है। तो जब आप एआई की मदद से एआई के रिस्पॉन्सेज जनरेट कराएंगे फ्यूचर के अंदर, तो आपको भी टेक्निकली मार्कडाउन जनरेट कराना है, क्योंकि आप मार्कडाउन जनरेट कराओगे तो वो फॉर्मेटेड व्यू में नज़र आएगा। जितने ब्लॉग पोस्ट वगैरह होती हैं ये सब मार्कडाउन होती हैं। अब व्हाट्सएप वगैरह में भी अब तो मार्कडाउन जो है वो आ गया है, यानी अब समटाइम किसी ने अपना नाम या कोई चीज़ बोल्ड करके लिखी होती है तो वो मार्कडाउन की वजह से बोल्ड हो पा रहा है, उसके स्टैरिक वगैरह स्टैरिक लगा देते हैं। वो हमने भी सिंटैक्स देखा है ना, मार्कडाउन का स्टैरिक लगाएं तो वो हो जाता है। तो इस तरह से वो टैलिक हो रहा है, स्टैरिक हो रहा है, इस तरह के ऑप्शंस हैं उसमें भी। हाँ, तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाती है। अच्छा, स्लाइसिंग देख ली, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन देख लिया। कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ऐसे एक स्ट्रिंग है तो हम डॉट लोअर कॉल करके उसको लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये पाइथन प्रोग्रामिंग कुछ बड़े कुछ छोटे हैं ना। अब उसने चूंकि बोला था ये इम्यूटेबल है, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट एस की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, इससे आप नई वैल्यू बना सकते हो हमेशा। तो आपने इसको छोटा करना है तो आप क्या करो, न्यू एस इक्वल टू एस डॉट लोअर। अब यानी एस
तो एक्चुअली वही एक्चुअल पेरेंट तो उसका एस तो वही शेप है जो है, लेकिन उसको चेंज करके आपने एक नया एस बना लिया, तो इस वजह से वो इसको इम्यूटेबल बोल रहा था कि जब भी आप चेंजेस करोगे तो एग्जैक्ट उसमें चेंजेस नहीं होंगे। एस डॉट अपर वो सारे के सारे अपर केस में ट्रांसफर कर देगा। एस डॉट स्ट्रिप वो क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या है, स्पेसिस हैं, तो उन स्पेसिस को स्ट्रिप क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यानी फ्रंट और बैक, शुरू और एंड पे जो स्पेसिस है ना उनको बस, कि दरमियान की तो स्पेसिस ख़त्म करेगा तो मीनिंग ही ख़राब हो जाएगा ना। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसकी स्पेस उड़ा दें तो क्या होगा, वो मीनिंग ख़त्म हो जाएगा वर्ड का। तो वो इसको नहीं ख़त्म करता, सिर्फ शुरू और एंड से जो स्पेसिस है उनको ख़त्म करता है। तो उसको उसके लिए कौन सा मेथड है, स्ट्रिप। अच्छा, रिप्लेस क्या करता है, वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पाइथन आ रहा है ना प्रोग्रामिंग, वो उसको किस में चेंज कर देगा, जावा लैंग्वेज में चेंज कर देगा, स्पेसिफिक वर्ड। यानी पाइथन बाकी सेम है, सिर्फ आपने एक वर्ड चेंज करना है, तो आप बोलोगे किस वर्ड को चेंज करना है और किसके साथ चेंज करना है। अच्छा, उसके बाद एस डॉट स्प्लिट, ये क्या करेगा कि जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ये स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिस, या डेलीमीटर कह लो, बेस्ड ऑन द डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है, वो स्पेस भी हो सकती है, वो कॉमा हो सकता है, वो डॉट हो सकता है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप चाहते हो यार स्पेसिस की मदद से जितने जितने स्पेस आ रही है ना उसकी मदद से वो नई नई लिस्ट में नए नए इंडेक्सेस बनाता जाए। जैसे पाइथन को एक इंडेक्स पे ले जाएगा, चूंकि हमने ऊपर स्ट्रिप कर दिया तो ये स्पेसिस तो खत्म हो गए हैं ना शुरू वाले, तो पाइथन को वो एक इंडेक्स पे ले जाएगा, फिर स्पेस आ गई, फिर प्रोग्रामिंग को दूसरे इंडेक्स पे, अगर तीसरा वर्ड होता तो उसको तीसरे इंडेक्स पे ले जाता। यानी वर्ड वाइज आप उसको, अगर एक स्ट्रिंग है आप चाहते हो यार उसमें जहाँ जहाँ स्पेस आ रही है ना उसको यूज करते हुए, उसको देखते हुए हर वर्ड को एक लिस्ट के इंडेक्स पे शिफ्ट कर दो। तो अब देखो ना, ये एक लिस्ट बन गई है और लिस्ट के अंदर हर इंडेक्स पे एक वर्ड आ गया। सर ये कॉमा खुद ही लग जाएगा, वो तो लिस्ट है ना, वो तो लिस्ट है। लिस्ट में जब नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉमा लग जाता है। तो ये समझो एक करता क्या होगा, स्प्लिट एक एम्प्टी लिस्ट बनाता होगा, फिर वो लूप चलाता होगा, जहाँ पहला वर्ड ख़त्म हुआ और स्पेस मिली उसको, फौरन ही वो उसका उतने कैरेक्टर इंसर्ट कर देता होगा, एक वर्ड एक इंडेक्स पे, फिर आगे ढूंढता होगा स्पेस, फिर आगे ढूंढता होगा स्पेस, जितने जितने स्पेस मिल रही है वैसे वैसे ऐड कर रहा है। ठीक है, तो समझ आ गई आपको। तो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग के हमने कुछ मेथड अभी आज डिस्कस किए हैं, कल हम फर्दर यहाँ से इसको लेके चलेंगे कि जो बाकी के हमारे हैं वो चीज़ हम डिस्कस करें। तो अभी आप लोगों की जो है कुछ, आप लोगों ने अगर कोई असाइनमेंट वगैरह बनाई है